नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मुतला ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में तनाव और क्रूड में उछाल से बाजार में दबाव। निफ्टी करीब 150 पॉइंट फिसलकर 24,100 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट की तेज गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप भी कमजोर। इंडिया विक्स करीब 4% चढ़कर 14 के करीब आया। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। ब्लॉक डील के बाद दौड़ा बायोकॉन, शेयर करीब 5% चढ़कर बना हीरो ऑफ द डे। वहीं कच्चे तेल में उछाल से ऑयल इंडिया और ONGC में भी खरीदारी, लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट से मुथूट और मणप्पुरम में कमजोरी, दोनों करीब 2 से 3% फिसले। उधर ChatGPT, कोफोर्ज, डेविस लैब ऊपर। वेस्ट एशिया संकट और कच्चे तेल में उछाल के बीच रुपए में भी कमजोरी गहराई। 22 मई के बाद $1 का भाव 96 रुपए के पार निकला। क्रूड के $84 के पार निकलने से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयरों में भी दबाव। 2 से 3% फिसले HP, BP और IOC। रियल्टी, ऑटो और डिफेंस शेयरों में तेज बिकवाली, करीब 1.5% फिसले 3 सेक्टर इंडेक्स। वहीं सरकारी बैंक और NBFCs 1% से ज्यादा कमजोर। NBFCs में करीब 4% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स बने। LTF, श्रीराम फाइनेंस, PNB हाउसिंग और चोला फाइनेंस। वहीं फार्मा, मेटल और FMCG में हल्की खरीदारी। नतीजों के बाद HCL टेक में मुनाफा वसूली। शेयर करीब 2% फिसलकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर अच्छे बिजनेस अपडेट से दौड़ा कॉनकॉर, शेयर 4% दौड़ा। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश गाबा और राजेश पालवे बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा से। टेक्निकल्स पर बातचीत होगी नरेश मिरानी से। चलिए इससे पहले आगे बढ़ते हैं और ज़रा आज के मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी करीब 136 पॉइंट नीचे है, 24,074 पर ट्रेड कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी करीब 600 पॉइंट नीचे, 57,500 पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स करीब 350 पॉइंट नीचे है, 0.5%। एडवांस डिक्लाइन करीब 1:2.2 का है, तो यानी कि थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में इस समय आपको दिखाई देगा। पिछले कुछ मिनटों में मूव्स आ रहे हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। एक बार लेकर आइए अदानी पावर, अब 0.3% ऊपर और एकदम से ये स्टॉक्स में मूव आए हैं। अदानी पावर 0.3% ऊपर, अदानी ग्रीन रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर एकदम से स्क्रीन पर एक तेज़ी का मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखाई दिया है। अभी तक स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली बायोकॉन है 5.5% ऊपर, कॉनकॉर 4.5% ऊपर। MCX जिसको हमने पिक किया था इंट्राडे में एक स्पॉटिंग के हिसाब से, वहाँ अच्छे मूव हैं और अब 3.5% MCX ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल्याण ज्वेलर्स में लगातार तेज़ी है। इसके अलावा एस्ट्रल, ऑयल इंडिया, नैल्को, हिंडाल्को यहाँ बाइंग है। भारती एयरटेल यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव्स हैं। और फार्मा में अगर आप देखें तो औरोबिंदो, डिवीज लैब्स, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा चल रहे हैं। क्या अच्छा नहीं चल रहा है? तेल से जुड़े हुए स्टॉक्स और रेट सेंसिटिव्स। तो LTF FNO का टॉप लूजर है, अब 4.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस 0.4%, चोलामंडलम 3.5%, अशोक लेलैंड 3.25%, PNB हाउसिंग, इंटरग्लोब एविएशन, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, श्रेया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको गिरावट दिखाई देगी। और स्विगी की वो रैली फुस होती हुई दिखाई दे रही है फिर से। अब फिर स्विगी 2% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्विगी 2-2.5% नीचे, डेज लो पर यहाँ पर कामकाज होता हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है मार्केट में, और मार्केट का जैसे जिक्र कर रहे थे आप, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास बढ़ते हुए, लेकिन ट्रेड्स ले लेते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ विकास जी और नीलेश जी जुड़ रहे हैं इस वक्त। विकास जी, नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। बताइए, शुरुआत आपसे करते हैं विकास जी, फिर 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए कौन से 2 काउंटर्स? गुड मॉर्निंग श्रेया। देखो, ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट मुझे स्ट्रांग लग रहा है। जैसे कि अडानी ग्रीन यहाँ पे एक स्ट्रांग रिकवरी देते हुए देखने मिला। कल भी हमने देखा था, फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मूव देखा था, थोड़ा रिट्रेस हुआ, लेकिन 1530 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है। 1610 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा लॉरस लैब, जहाँ पे एक अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होते देखने मिल रहा है और स्ट्रॉन्गली वीकली और डेली चार्ट यहाँ पे बनाते हुए देखने मिला। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक अच्छा अपमूव देखने मिला है। एक फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है 1550 के ऊपर का। तो मुझे लगता है 1630 के टारगेट के लिए लॉरस लैब को यहाँ पे बाय करना है। नीचे जो इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे बेस बना है 1530 का, तो इसमें भी 1530 के स्टॉप लॉस से लॉरस लैब को बाय करना है। 1630 के टारगेट है।
ओके, गावा सर आपकी दो पिक्स इस समय की। मेरा ध्यान है एमसीएक्स पर। एमसीएक्स में एक तेजी नजर आती है, 2877 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लगाएंगे करीब 2830, करीब 45 रुपीज का। टारगेट होगा 2950 एमसीएक्स। उसके बाद ध्यान है मुझे एस्ट्रल पर। एस्ट्रल 1374 पर ट्रेड कर रहा है, 1350 पर ट्रेड करेंगे, 24 रुपीज स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 1410 एस्ट्रल। ओके, गाबा सर की भी ये दो पिक आती हुई। अनिलेश जी, आप बताइए आपकी दो ट्रेड्स क्या होगी इस वक्त की? मॉर्निंग शेयर, मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच है, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले बिकवाली वाला ट्रेड है लोधा डेवलपर्स में। रियलिटी स्टॉक्स में काफी अच्छा खासा करेक्शन हम आज के सेशन में देख रहे हैं। काफी अच्छा रनअप हम ऑलरेडी देख चुके थे। लोधा के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी गिरावट और गिरा सकती है। इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह होगी। 1100 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करंटली 1138 1140 पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1160 पर रखना होगा। 1160 का स्टॉप लॉस होगा। 1120 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1100 का होगा लोअर साइड में। वहीं जो खरीदारी वाला ट्रेड यहाँ पर रडार पर आ रहा है, अगर आप देखिए तो फार्मा स्पेस में काफी अच्छा मूव देख रहे हैं डिवीज लैब इस पर्टिकुलर काउंटर में, जिसका सेटअप काफी अच्छा नजर आ रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है, तो डिवीज लैब में खरीदारी करने की सलाह होगी। 7100 से 7200 तक के टारगेट के लिए पहला टारगेट 7100, दूसरा टारगेट 7200 का होगा। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल लगभग 6900 का स्टॉप लॉस रखना होगा। डिवीज लैब में खरीदारी करने की सलाह होगी। डिवीज लैब्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। पालवे जी आपकी दो ट्रेड इस समय की। तो अनुज जी, पहला स्टॉक शॉर्ट साइड का है और उस स्टॉक जो वीकनेस दिखा रहा है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। स्टॉक में कंटिन्यूटी ऑफ डाउन ट्रेंड बनी हुई है। स्टॉक ने अब 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं यहाँ पे और गिरावट बढ़ सकती है। डाउन साइड के टारगेट फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2780 2770 की तरफ। शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 2870 के आसपास। वहीं हमें लगता है लॉन्ग साइड के ट्रेड में लुपिन को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में अगर हम देखें तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे हमें लगता है एक अच्छा अप मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो लुपिन फ्यूचर 2540 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2458 के आसपास। ओके, लुपिन इसको बाय किया जा सकता है। ये हो गई आपके लिए आज की कुछ ट्रेड्स। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म की चर्चा करने के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मिहिर जी गुड मॉर्निंग। मिहिर जी, एक चीज़ तो है, मार्केट में वापस एक डर जरूर लौटा है, लेकिन पैनिक नहीं है जो मार्च में था। कच्चा तेल वापस ऊपर आया, रुपये फिर 96 पर, लेकिन इस समय इस गिरावट में बाइंग करनी है या थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल से ये जो मार्केट का रिएक्शन है काफी मुझे लगता है मैच्योर रिएक्शन है सो फार। ऑफ कोर्स ऑयल अगर 90-100 हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन ये रिएक्शन मार्केट का थोड़ा मैच्योर इसलिए है मेरे ख्याल से क्योंकि 4 महीनों में हमने एक साइकिल देख चुके हैं। हमने ये भी देखा है गवर्नमेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया था पिछली बार जब ऑयल प्राइसेस बढ़े थे। हमने देखा आरबीआई ने किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया, रुपए की वॉलेटिलिटी को मैनेज किया। तो एक लर्निंग को मैं कहूंगा हुआ था, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना पैनिक नहीं कर रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जब मार्च अप्रैल में हमने देखा था इस तरह का मूव ऑयल वगैरह में, तब जो एआई की थीम थी वो काफी स्ट्रांग थी, और कोरिया ताइवान में वैसे भी पैसे जा रहे थे, यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में वैसे भी पैसे जा रहे थे, तो वैसे भी अटेंशन वहां था। और इंडिया का जो अटेंशन कम था इंडिया पे फॉरेनर्स का। आज हम अगर देखें तो कोरियन मार्केट्स ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा गिरी हैं पिछले 1-2 महीने में। तो जो एआई का जो टेक्नोलॉजी का जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंजी हो गया था, बहुत ही ज्यादा माहौल बन गया था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसकी वजह से भी एफआईएस की जो रिएक्शन है वो शायद पहले जैसी नहीं रहेगी, सेलिंग इतनी नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो रिलेटिव पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, मार्च क्वार्टर के नंबर अच्छे आए थे, अभी भी डिमांड जो ड्राइवर्स है इंटैक्ट है। एडवांस टैक्स कलेक्शंस देखें, जीएसटी कलेक्शंस देखें, क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी भी ठीक कर रही है। ब्रॉडर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि सो फार इतनी पैनिक नहीं हुई है, और ये अगर हफ्ते 2 हफ्ते में ये मामला सलट जाता है तो मेरे ख्याल से
एक अच्छा बेस बन रहा है मार्केट का वैल्यूएशंस का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया की अब देखूंगा पोजीशन 4 महीने से पहले रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफी अच्छी दिख रही है। ओके, ये एफआई सेलिंग का रिस्क है, वापस लौट रहा है। 3-4 दिन तक हमने ठीक ठाक मूव्स देखे, लेकिन आज कल फिर सेलिंग थी, आज फिर बड़े बैंकों पर थोड़ा प्रेशर है। और तो दो पार्ट सवाल, एक तो एफआई सेलिंग पर आपका व्यू, और लार्ज बैंक्स पर, प्राइवेट बैंक पर क्या व्यू है आप? देखिए, वैल्यूएशंस में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लिक्विडिटी भी अच्छी मैनेज कर रही है आरबीआई, बोरोइंग कॉस्ट मैनेजेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो मेरे ख्याल से बैंक्स, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वैल्यूएशन ग्रोथ दोनों को इक्वेशन में अगर देखूंगा तो एक अच्छी सिचुएशन पे है। हम लोग तो ये लेवल से पॉजिटिव हैं। एफआई सेलिंग का जैसे मैंने कहा कि 4 महीने पहले के कंपैरिजन में हमारी एफआई सेलिंग अगर एफआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा फ्रेंजी नहीं रही है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं 20-30% डाउन हो गए। ऊपर से स्पेसएक्स भी आप देखो 230 135 138 की और आ गया, बहुत ज्यादा करेक्शन हुई है। तो जो कंप्लीट जो अटेंशन डाइवर्ट हो गया था टेक्नोलॉजी पे, कोरिया ताइवान पे, वो अब नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से उस तरह की एफआई सेलिंग अभी नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही ये थोड़ी माहौल ठीक होगी तो मेरे ख्याल से, जैसे हमने देखा, एफआई सेलिंग ऑलरेडी कम हो चुकी थी, शायद बाइंग भी आ सके। और वो अगर थोड़ी भी बाइंग करेंगे, इतनी अंडरवेट पोजीशन है इंडिया पे एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो मेरे ख्याल से एक डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट आ सकता है बाजार पे ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, ओवरऑल मार्केट पर बात हो गई, साथ ही हमने बैंक्स पर भी चर्चा कर ली। मेहर जी, गुड मॉर्निंग। अब आईटी स्पेस की भी बात कर लेते हैं। आईटी, एचसीएल टेक और टीसीएस के नतीजे देखिए हमने। अब दूसरी ओर जहां टीसीएस में अच्छे मूव्स आज तीसरे दिन भी नजर आ रहे हैं, वही एचसीएल टेक सर देखिए रिजल्ट के बाद टूटा है 2-2.5%। यहाँ पर दोनों के नतीजों को देखकर क्या व्यू बन रहा है अभी आईटी स्पेस को लेकर? देखिए, रिजल्ट्स तो एज एक्सपेक्टेड ही है, प्लस माइनस, लेकिन एक स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी नहीं रही है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स है, क्या एआई की वजह से वो कम होंगी। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस अगर सिर्फ देखें तो बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं, वैल्यू जोन में है ये स्टॉक्स, लेकिन ग्रोथ पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सेक्टर मेरे ख्याल से एक लो ग्रोथ टू नॉर्मल ग्रोथ वैल्यू सेक्टर बन गया है। पहले जो इंडियन टेक जो बोलते हैं, जो ग्रोथ सेक्टर था, विथ अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ 10-15%, वो माहौल अभी नहीं रहा। सो अनलेस ये अपना बिजनेस मॉडल ड्रामेटिकली चेंज करती है लार्ज कैप आईटी कंपनीज, मुझे लगता है ये एक जोन में रहेंगी। कभी इनकी पी री रेटिंग होने के चांस कम है, और ग्रोथ तो वैसे भी सिंगल डिजिट वाला ही ग्रोथ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देगा। हाँ, टेक्निकली जब कोई चीज ज्यादा ही ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड हो जाती है, तो एक नीचे में बहुत ही चीप जोन में होती है, तो 10-15-20% की बाउंस बैक आ सकती है। बट मेरे ख्याल से ये साइडवेज काइंड ऑफ मूव रहेगा स्ट्रक्चरली, एक लॉन्ग टर्म सिक्युलर ग्रोथ स्टोरी नहीं बन पा रही। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी फिलहाल थोड़ा कंसर्न। लेकिन जिस तरीके से फिर से क्रूड ऊपर आया है मिहिर जी, और रेट सेंसिटिव स्पेसेस में हम गिरावट देख रहे हैं, ऑटोज, रियल्टी में, यहाँ पर क्या शॉर्ट टर्म में भी नज़रिया क्या बन रहा है? और अगर ये गिरावट आगे जारी रहती है तो क्या ये एक एक्यूमुलेशन का जोन हो सकता है? आपका नजरिया इन दोनों स्पेसेस पर? डेफिनेटली ये जो ऑटो है, रियल एस्टेट है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, टू सम एक्सटेंट कैपिटल गुड्स वगैरह भी जो है, वो डोमेस्टिक प्लेज हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंज्यूमर क्रेडिट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉर्पोरेट क्रेडिट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और या इवन प्राइवेट सेक्टर में जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिवाइवल धीरे धीरे देख रहे हैं, तो ये सारी डोमेस्टिक थीम जो है मेरे ख्याल से अगर नीचे आती है तो डेफिनेटली एक क्यूमुलेट बाई जोन में आती है। क्योंकि हमारी ब्रॉड थीसिस तो यही है कि इंडियन इकोनॉमी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड का जो हमें टैग मिला था, और जो अभी भी है, वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो हमने मार्केट की करेक्शन देखी 1.5-2 साल में, साइडवेज करेक्शन में कहूंगा, वो तो थोड़ी वैल्यूएशन करेक्शन आ गई थी, एंड प्लस एआई की जो सारी अटेंशन कोरिया ताइवान और यूएस टेक पे चली गई थी, उसकी वजह से भी हमें एफआई की सेलिंग मिली और मार्केट नीचे रहा। लेकिन अब लग रहा है कि जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं उस पर ध्यान कम रखना चाहिए। वो फ्रेंजी भी कम हो रही है। मैंने जैसे कहा एआई में सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट हुए हैं पिछले 2 महीनों में। चिप्स, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, सारी जो इकोसिस्टम है उसमें काफी करेक्शन आई है, तो वो फ्रेंजी कम हो गई है। तो अब अगेन बैक टू डोमेस्टिक सेक्टर्स,
और वहां तो मेरे ख्याल से जो नंबर्स दिख रहे हैं हमें, तो डिमांड तो बहुत अच्छी है वहां पे, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइंस वाली बात है ये। बाय ऑन डिक्लाइन वाली बात है ये। रिकवरी आ रही है मार्केट में एक बार फिर से थोड़ी सी, तो लेट्स वेट एंड वॉच। हमने काफ़ी बड़े सेक्टर डिस्कस कर लिए। इस समय अगर आपको फ्रेश पैसा डालना हो मेरे जी, तो मार्केट में कौन सी थीम्स आपके हिसाब से सबसे स्ट्रांग हैं? हम बेसिकली 3 बड़ी थीम्स प्ले करते हैं टिपिकली। एक तो जो डेमोग्राफिक्स की वजह से इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और सेविंग्स बढ़ रहे हैं, तो सारी जो प्रीमियम कंजम्पशन की गुड्स और सर्विसेज हैं, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल्स, एयरलाइंस हैं, हाई एंड कार्स, एसयूवीज वाली जो सेगमेंट है, या तो हायर एंड बाइक्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, वो सेगमेंट्स मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली हायर ग्रोथ पाथवे हैं, तो ये सेगमेंट है जहां पॉजिटिव है। सेकेंड इज सारी जो सेविंग्स वाली बात है, हमने बैंकिंग्स और एनबीएफसी की तो बात कर ली, वो लेंडर्स हैं, लेकिन जो कैपिटल मार्केट लिंक्ड नॉन लेंडर्स है, फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंजेस हैं, आरएनटी एजेंट्स है, एएमसीज हैं, तो वो सब जो है कैपिटल मार्केट्स वाली इकोसिस्टम, वो भी सिक्योरली एक, मैं कहूंगा, लॉन्गर टर्म ग्रोथ फेज में है। सो ये तो कंज्यूमर और इनकम लेवल्स पे बात हो गई। सेकंड जो हमारी थीम है वो फिजिकल एसेट क्रिएशन की थीम है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट, यूटिलिटीज लाइक रिन्यूएबल्स वगैरह में है पूरी इकोसिस्टम। ये सारी इकोसिस्टम मेरे ख्याल से एक लॉन्गर टर्म ग्रोथ फेज में आ चुकी है, तो ये भी एक थीम हम अच्छी प्ले कर रहे हैं। और थर्ड थीम है जो न्यू एज कंपनीज है, जहां पे हमें लगता है कि जो बिजनेस मॉडल्स देमसेल्व्स बहुत लंबा ग्रोथ पाथ पे है, जैसे कि B2C कंपनीज है, अलग अलग न्यू एज कंपनीज आई हैं, वो उसमें भी हमारा डिसेंट ओवरवेट रहता है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है, और ये जो कंपनीज हैं उन्होंने एक अच्छी मोड बना ली है। इनको रिप्लेस करना या नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करना इसके उनके कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट है, तो न्यू एज कंपनीज में भी हम टिपिकली ओवरवेट रहते हैं। तो फिजिकल एसेट क्रिएशन, न्यू एज कंपनीज एंड सेविंग्स एंड प्रीमियमाइजेशन, ये बड़ी बड़ी थीम्स हम खेल रहे हैं पोर्टफोलियो में, और ये लॉन्ग टर्म थीम्स हैं। इंटरेस्टिंग थीम्स मिहिर जी, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर रखेंगे फोकस। ईएमएस स्पेस, इसने भी अच्छी रिटर्न्स दिए हैं कमाकर मिहिर जी। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज को लेकर जो मच अवेटेड जेवी था वीवो के साथ, वो भी हो गया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, सीजी पार, सिरमा, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। सरकार की तरफ से भी सपोर्ट है इस पूरे स्पेस को लेकर। ये कोई बड़ा थीम नजर आता है आपको? डेफिनेटली ये मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे हमने कहा, फिजिकल एसेट क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाली थीम है। गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा फोकस है इस पे, और जैसे मैंने कहा कि जब कोई थीम नई शुरू होती है तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्लेस पे शुरू होती है, तो हमने असेंबली से शुरू किया, फिर पीसीबी में गए, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है, और सारी जो इकोसिस्टम है बन रही है। बड़े बड़े जो एप्पल की जो इकोसिस्टम, बड़े बड़े जो फोन मेकर्स है, सैमसंग, एप्पल एंड ऑफ कोर्स द चाइनीज वंस, दे आर सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी बन रही है विद द कीन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली ये थीम एक मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी पे है, और पिछले 1-2 साल में, 1.5 साल में करेक्शन भी हुआ है, तो वैल्यूएशन भी एक अच्छे लेवल से शुरू हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओके, चलिए मेरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए सामने। अब बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल्स की। नरेश मिरानी जुड़े हमारे साथ। नरेश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो इंडेक्स पर आपका व्यू, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स पर आएंगे। क्या लग रहा है मार्केट देखकर? इंडेक्स का जो रिएक्शन है ग्लोबल इंडाइसेस के सामने काफी पॉजिटिव रिलेटिवली, बट अभी भी हम एक रेंज में स्टक है 23,800 नीचे में और 24,500। जब तक ये रेंज में इंडेक्स से ज्यादा जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, जो दिख भी रहा है कि हमने मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस ने नया 52 वीक हाई बनाया, बट निफ्टी अभी तक 24,500 नहीं क्रॉस कर पाया। ओके, निफ्टी पर ये व्यू हो गया। बैंक निफ्टी, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है नरेश जी। 628-30 अंक नीचे हैं। पीएसयू प्राइवेट दोनों में भारी बिकवाली। बैंक निफ्टी पर क्या व्यू? जैसे हमने देखा कि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट्स को, बैंक निफ्टी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट रिलेटिवली जो है बेटर रहा है निफ्टी से। और
यहाँ पे भी 56,500 57,000 का एक सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है, यहाँ पे उम्मीद है कि ये फिर से नए मोमेंटम में आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में व्यू बाय ऑन डिप्स है अभी भी। नरेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे आपके? तो सबसे पहले बाय रहेगा डीवीज लैब्स पर, जहाँ पे एक नया फ्रेश 52 वीक हाई और ब्रेकआउट हुआ है आज। सो यहाँ पे मोमेंटम 70 to 50 की तरफ होना चाहिए टारगेट, और स्टॉप लॉस होगा 69.70 का। दूसरा बाय रहेगा कॉन्टेरियन, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन लास्ट 5-7 साल से अंडर परफॉर्म किया है और ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, बट आज काफी दिनों बाद पोस्ट रिजल्ट्स एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन आया, तो यहाँ पे 470 का स्टॉप लॉस होगा, 540 का टारगेट। ओके, चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपके आज के ट्रेड्स हो गए, क्लियर कट मोमेंटम है कुछ स्टॉक्स में। अब बात करते हैं एक बड़े आईपीओ की। जी हाँ, एक बड़ा आईपीओ ओपन हुआ है आज। एसबीआई की सब्सिडरी एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आईपीओ आज से खुला है। इशू से कंपनी की 9,800 करोड़ जुटाने की योजना है। कंपनी के आईपीओ और बिजनेस आउटलुक पर नूपुर ने बात की थी कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आर.एस. श्रीनिवास जैन से। एक बार सुनते हैं उस चर्चा का एक अंश। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए। सबकी नज़रें एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ पे, काफ़ी समय से इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आएगा जब आपकी सेकेंड इनिंग शुरू होगी। सर, सबसे पहले क्रिस्पली अगर आप समझा सके कारोबार के बारे में, आईपीओ कैसा रहेगा, कितना यहाँ पे ऑफिस के तौर पर कितना कुछ देखने को मिल सकता है, इस पे अगर हाईलाइट डालें थोड़ा। तो पहले तो धन्यवाद हमको आपके शो में बुलाने के लिए। तो ये जो हमारा बिजनेस जो है ना, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, ये बिजनेस है दो तरह के। एक है रिटेल बिजनेस, वो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बिजनेस, जहाँ हम फंड रेस करते हैं अलग अलग स्कीम पे, और वो जो फंड जब रेस करते हैं वो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड, एयूएम बेस्ड हमको रेवेन्यू मिलती है, उसको मैनेजमेंट फी बोलते हैं। वो मेजर रेवेन्यू होता है कंपनी को। दूसरी तरह के भी मैंडेट्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करते हैं हम लोग, एडवाइजरी सर्विसेज करते हैं, वो भी मैनेजमेंट फी ही होता है, या वहाँ फ्लैट फी होती है या लिंक टू एसेट्स मैनेजमेंट होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेन बिजनेस हमारे लिए मैनेजमेंट फी होती है। तो हमारे जो मैनेजमेंट फी है वो एयूएम के लिंक्ड होती है। आज की तारीख में एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है। 13 लाख करोड़ के ऊपर हमारा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है आज की तारीख में। उसके हिसाब से हमारा रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट होती है। अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अलग अलग तरह के रेवेन्यू मैनेजमेंट फी होती है। हमारा मिक्स ऑफ एसेट्स बोलते हैं ना, एक्टिव, पैसिव, फिक्स्ड इनकम, हाइब्रिड, अलग अलग एसेट क्लासेस में अलग अलग तरह के रेवेन्यू होती है। फिलहाल कंट्री का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड है। वी आर नॉट जस्ट लार्जेस्ट, वी आर लार्जेस्ट बाय अ फेयर बिग मार्जिन ओवर द कंपटीशन। बिल्कुल सर, एएमसी के तौर पर आप लार्जेस्ट हैं। हर म्यूचुअल फंड पिछले कुछ समय में हमने देखा कि एसआईपी का जो भी रिकॉर्ड लेवल पर इनफ्लोज आते हुए नजर आए। अभी इन्वेस्टर्स एज ए प्रोडक्ट आपके यूज़ करते हैं सब। जब आपकी सेकंड इनिंग शुरू होगी तो कंपनी यहाँ से भी शायद इन्वेस्टर्स पैसा बना पाएंगे। तो जर्नी कैसी रहेगी, इन्वेस्टर्स को कहाँ पे आगे चल के लुक फॉरवर्ड करना है? तो एक तो है ही, हम लोग सबको बोल रहे हैं आइए जुड़िए हमारा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब अलग से बोल रहे हैं आइए जुड़िए हमारा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो कंपनी एक तरह से जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। सो हमारा रेवेन्यू भी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। एक तरह से देखा जाए तो पोटेंशियल ये जो बिजनेस का बहुत बड़ा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का जो बिजनेस है अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज बोलते हैं ना, अर्ली स्टेज में है। जीडीपी रेशियो अगर देख ले तो बहुत ही पीछा है। लेस देन 18% ऑफ जीडीपी इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप यूएस मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 100% इज इन म्यूचुअल फंड। सो ये जो हेडरूम है अभी, अगर देखेंगे नंबर ऑफ इन्वेस्टर ऑल्सो, इंडिया में बैंक अकाउंट होल्डर्स करीबन 1 करोड़ 100 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। म्यूचुअल फंड में 5.5 करोड़ का ही इन्वेस्टर बेस है। तो हमारा हेडरूम जो है ग्रो करने का बहुत बड़ा है। सर, पूरा आईपीओ एफएस रहने वाला है, तो कंपनी के लिक्विडिटी के तौर पर कैसे देखते हैं? और इनफैक्ट इस बिजनेस में लार्जली एम्प्लॉय कॉस्ट और उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो यहाँ पे कैसा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा? पिछले कुछ साल में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रही है मेजर रेवेन्यू मैनेजमेंट फी से
से आता है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे देखने को मिलेगा? एक चीज़ तो है कि OFS हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई उस कंपनी के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कंपनी वेल कैपिटलाइज्ड है, ये एसेट लाइट कंपनी है, हमारे लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर्स का क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा और कहाँ एम्प्लॉय कॉस्ट और तो एक चीज़ है, ये मेन पीपल बिजनेस है, स्किल्स बिजनेस है। हमने बहुत इन्वेस्ट किया है लोगों के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस भी है। एक बार आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब वो 100 रुपये मैनेज करने के लिए जो खर्चा होता है, 1000 रुपये मैनेज करने के लिए उतना ही खर्चा, ऑलमोस्ट करीबन उतना ही खर्चा होता है। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज वाला बिजनेस भी है। सर, बहुत सारे रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस होते तो गाइडेंस आपसे लेना बहुत डिफिकल्ट है आने वाले सालों के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट के तौर पर। लेकिन जब सेकेंड इनिंग शुरू होगी, जब रिटेल पार्टिसिपेशन आएगा तो सबकी नज़र डिविडेंड पर भी रहेगी। दूसरे AMC के तौर पर क्या पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे? एक तो अभी तो हम प्राइवेट थे, अभी लिस्टिंग पे जाएंगे। जब लिस्ट करेंगे तो हम एक डिविडेंड पॉलिसी ऑलरेडी बोर्ड अडॉप्ट कर चुका है, वी विल अनाउंस दैट सून। तो देयर विल बी अ डिविडेंड पॉलिसी टू पे आउट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एंड वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द नेक्स्ट क्वार्टर व्हेन वी कम वी विल अनाउंस दैट प्रोसेस। बट डेफिनेटली ये इस पे क्या है, डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा ये ग्रोथ कंपनी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक एट दिस कंपनी एज अ ग्रोथ पोटेंशियल फॉर दिस कंपनी। ऑब्वियसली अब शेयर होल्डर्स आएंगे तो डिविडेंड देंगे, होपफुली इट विल ऑल्सो बी अ गुड डिविडेंड। सर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द IPO एंड आने वाली सेकेंड इनिंग में इन्वेस्टर्स की नज़र डिविडेंड पे डेफिनेटली रहेगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बात हुई SBI फंड्स की, ध्यान रखिएगा आज इसका IPO खुल रहा है और एक अच्छा IPO है एक्चुअली, और अच्छे प्राइस पर आया। इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, इनका प्राइस जो पहले था अनलिस्टेड मार्केट में उसके मुकाबले कम है। तो अनलिस्टेड मार्केट में वैसे खराब अगर आप चेज़ करते हैं तो ये रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने टेबल पे छोड़ा है कुछ। अब आज की डेट में मेरा मानना ये है कि इसको बम्पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि 574 रुपीज़ पर भी ये इशू जो है, ये देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से, और काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड है। और अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड को वैल्यू किया जाता है AUM के हिसाब से, मार्केट कैप टू AUM के हिसाब से। अगर आप मार्केट कैप टू AUM के हिसाब से देखेंगे, ICICI प्रू की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है ICICI और HDFC AMC का। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक इस पर आया है, प्राइस पर आया है। अब देखिए अनलिस्टेड मार्केट में कहाँ पहुँच गया था, उसकी क्या वो है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक ऐसे प्राइस पर आया जिसमें मुझे लग रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन ज़बरदस्त होगा, लिस्टिंग गेंस अच्छे मिलने चाहिए, और आई थिंक एक कंपाउंडिंग स्टोरी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट है इंडिया की वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है उस हिसाब से, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको मिलने चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, इस शो को अब समेट लेते हैं। मार्केट में रिकवरी की कोशिशें नाकाम हो रही हैं और बार बार आप 24,050 तक जा रहे हैं। इनफैक्ट एक बार तुमने तोड़ भी दिया था इसको, 24,038 तक गए। और बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिए, अब हम उस 20 डे मार्केट जोन के काफ़ी करीब हैं, 57,300 के आसपास है वो लेवल, 57,200 से 300 का। आज का लो 57,377 है, और थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन भी आज बिगड़ा है। तो कल के मुकाबले आज का सेशन क्लियरली थोड़ा पेनफुल टर्न हो रहा है। चलिए श्रेया यहाँ कंटिन्यू करेंगी और कंचन जोड़ेंगी उनके साथ अगले शो के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।